भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल के सामने एक व्यापारी ने खोली पंजाब की कानून व्यवस्था की पोल। शहरों में माहौल इतना खराब हो चुका है कि लूटमार करने वाले लूट करते हैं, लूट के साथ साथ शारीरिक नुकसान करते हैं। व्यापारी बहुत परेशान हैं। सैर के लिए जाने वाले बुजुर्ग भी सुरक्षित नहीं। 2022 में केजरीवाल में मैं गारंटी देता हूं 3 महीने के अंदर पंजाब में नशा खत्म कर देंगे। 2025 आ गया पर नशा खत्म नहीं हुआ। केजरीवाल की गारंटी की वैल्यू यही है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कन्वीनर और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान सोमवार को लुधियाना दौरे पर पहुंचे। मुख्यमंत्री मान और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को यहां विरोध का सामना करना पड़ा। हेबोवाल इलाके में आप नेताओं के कार्यकर्ताओं के साथ पब्लिक मीटिंग चल रही थी। बैठक में मुख्यमंत्री के साथ अरविंद केजरीवाल भी थे। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। इसी दौरान दंगा पीड़ितों ने सीएम भगवंत मान से मिलने की इच्छा जाहिर की, लेकिन पंजाब पुलिस के सीनियर अधिकारियों ने उन्हें रोक लिया। हालांकि दंगा पीड़ित उक्त हॉल में पहुंच गए जहां सीएम भगवंत मान लोगों को संबोधित कर रहे थे। वहीं उन्होंने सीएम भगवंत मान को आवाज लगाना शुरू कर दिया। ये देख सभी हैरान हो गए और वहां काफी हंगामा हो गया। दंगा पीड़ित एसोसिएशन के सुरजीत सिंह और उनकी महिला साथियों ने वहां नारेबाजी की और सीएम से मिलने की इच्छा जाहिर की, मगर पुलिस वालों ने उन्हें आगे जाने की इजाजत नहीं दी तो वहां चीखना चिल्लाना शुरू हो गया। पुलिस मुलाजिमों ने सभी को काबू किया और बाहर की ओर धकेलते हुए ले गए। इस दौरान दंगा पीड़ितों ने पंजाब पुलिस के साथ साथ पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सीएम से मिल अपनी मांगे जल्द पूरी करने के लिए कहा। दंगा पीड़ित एसोसिएशन के सुरजीत सिंह ने बताया कि वो सिर्फ सीएम भगवंत मान से मिलना चाहते थे। उन्होंने समय मांगा था लेकिन उन्हें बार बार टकरा दिया गया। वे पिछले 3 साल से सीएम से मिलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन एक बार भी मुलाकात नहीं हुई। चंडीगढ़ में भी उनकी कोई बात नहीं सुनी गई। सुरजीत सिंह ने कहा कि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर उनकी कुछ मांगे थी जो पंजाब सरकार को पूरी करनी थी, लेकिन मुख्यमंत्री समय नहीं दे रहे और पंजाब सरकार उनकी मांगे पूरी नहीं कर रही। सुरजीत सिंह ने बताया कि शहर में 25,000 दंगा पीड़ित परिवार रहते हैं जिन्हें घर अलॉटमेंट होने हैं और घर के लिए बूथ अलॉटमेंट होने हैं। नौजवानों को नौकरी देनी है और बच्चों की बीए तक की फ्री पढ़ाई की मांग के साथ साथ मेडिकल और नॉन मेडिकल में 2% कोटा बहाल करने की मांग थी। इसके अलावा विधानसभा में सिख कत्लेआम के लिए निंदा प्रस्ताव लाना था जो पंजाब सरकार उनकी मांग पूरी नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि वो फिर से मुख्यमंत्री भगवंत मान से मिलने की कोशिश करेंगे ताकि हाईकोर्ट की तरफ से जो आदेश जारी किए गए हैं उसे उन्हें दिखा अपनी मांग पूरी करवाई जा सके। भाजपा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वियतनाम यात्रा पर नई चिंता जाहिर की। इस साल ये उनकी वियतनाम की दूसरी यात्रा है। बीजेपी के सीनियर नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल जी कहां हैं? मैंने सुना है फिर वियतनाम गए। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जनवरी में भी वो वियतनाम गए थे। सवाल उठाते हुए बीजेपी ने कहा कि नया साल भी वियतनाम में और अब होली भी वहीं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि लगभग 22 दिन उन्होंने वियतनाम में समय दिया। इतना समय तो अपने लोकसभा क्षेत्र में भी नहीं दिया। बीजेपी ने पूछा कि राहुल गांधी को अचानक वियतनाम से इतना प्यार क्यों हो गया। बीजेपी नेता ने पूछा कि अब तो वो विपक्ष के नेता हैं और हिंदुस्तान में उनकी उपलब्धता होनी चाहिए। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हम वियतनाम देश का बहुत बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन ये सवाल तो पूछना पड़ेगा कि राहुल जी को वियतनाम से इतना प्यार क्यों हो गया। वो विपक्ष के नेता है और इस बात पर जवाब देना चाहिए। आपको बता दें कि भारत जिस समय पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर 7 दिन के शोक में डूबा हुआ था, इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी नए साल का जश्न मनाने के लिए वियतनाम रवाना हो गए थे। राहुल गांधी की यात्रा पर विवाद पिछले हफ्ते तब शुरू हुआ जब बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक ट्वीट में कहा कि जब देश प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर शोक मना रहा था, राहुल गांधी नए साल का जश्न मनाने के लिए वियतनाम गए। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राहुल गांधी की वियतनाम यात्रा पर सवाल उठाने के साथ ही कहा कि कर्नाटक सरकार ने मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की। अब तक सिर्फ नौकरी तक समझते थे, अब सरकारी ठेकों में भी रिजर्वेशन हो रहा है। इससे पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की सोच कैसी है। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी वोट बैंक और तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स में रोज एक नया पैमाना बना रही है, वो देश के लिए खतरा है। रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी की वियतनाम यात्रा निशाना साधा तो अमित मालवीय ने दावा किया कि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। कांग्रेस से राहुल गांधी की विदेश यात्राओं के बारे में बोलते हुए भाजपा के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पोस्ट में कहा, विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी एक महत्वपूर्ण पद पर हैं और उनकी कई गुप्त विदेश यात्राएं खासकर संसद सत्र के दौरान औचित्य और राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाती है। बता दें कि राहुल गांधी की हालिया वियतनाम यात्रा संसद में चल रहे बजट सत्र के दौरान और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता मनमोहन सिंह के 7 दिवसीय शोक अवधि के दौरान दक्षिण एशियाई देश के लिए रवाना होने के महीनों बाद हुई। 26 दिसंबर को मनमोहन सिंह के निधन के बाद गांधी की वियतनाम की अंतिम यात्रा की भी तीखी आलोचना हुई, जिसमें भाजपा ने कहा कि कांग्रेस नेता नए साल के जश्न के लिए चले गए जब देश प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक मना रहा है। मालवीय ने कहा था, राहुल गांधी ने अपनी सुविधानुसार राजनीति के लिए डॉक्टर सिंह की मौत का राजनीतिकरण किया और उसका फायदा उठाया, लेकिन उनके प्रति उनकी अवमानना अस्वीकार्य है।
हालांकि कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी की वियतनाम यात्रा का बचाव करते हुए पहले कहा था कि वो उसके आर्थिक मॉडल का अध्ययन करने के लिए वियतनाम जाते रहे हैं। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने बयान दिया कि राहुल वहां के आर्थिक मॉडल का अध्ययन करने गए हैं। वहीं बीजेपी के सांसद रविशंकर प्रसाद ने सरकारी परियोजनाओं में मुस्लिम ठेकेदारों का 4% आरक्षण देने के कर्नाटक सरकार के फैसले की आलोचना की। उन्होंने इसे कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति बताया और चेतावनी दी कि इसका देशव्यापी असर होगा। भाजपा ने इस कदम की आलोचना करते हुए कहा कि कांग्रेस कई चुनाव हारने के बावजूद अपनी गलतियों से सबक नहीं ले रही है। इस मुद्दे पर प्रसाद ने कहा, यह कर्नाटक का मामला है, लेकिन इसका राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव होगा। ये कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी की मानसिकता को दिखाता है। कर्नाटक सरकार ने बजट में मुसलमानों के लिए सरकारी ठेकों में 4% आरक्षण की घोषणा सार्वजनिक रूप से की। उन्होंने आगे कहा, अब तक हम केवल नौकरियों में आरक्षण की बात करते थे, लेकिन अब सरकारी ठेकों में भी आरक्षण दिया जा रहा है। उसमें भी 4% मुसलमानों के लिए आरक्षित किया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भाजपा धर्म के आधार पर आरक्षण के पूरी तरह खिलाफ है और इसका विरोध करती रहेगी। उन्होंने आगे कहा, भाजपा इसके खिलाफ है और हम इसका विरोध करते रहेंगे। धर्म के आधार पर आरक्षण भारतीय संविधान के तहत मान्य नहीं है। सरकारी ठेकों में आरक्षण पूरी तरह असंवैधानिक है। इसे केवल सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर अनुमति दी जा सकती है, लेकिन किसी धार्मिक समुदाय को सीधे तौर पर देना मान्य नहीं है। कांग्रेस की पुरानी परंपरा रही है कि जीत का श्रेय जहां नेहरू गांधी परिवार को खाते में जाता है, तो हार का ठीकरा दूसरे नेताओं पर फोड़ दिया जाता है। इसी अघोषित किंतु स्थापित परिपाटी के अनुसार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हाल ही में कहा कि राज्यों के चुनाव परिणामों के लिए पार्टी के प्रभारी जिम्मेदार होंगे। कुछ दिन पहले ही गुजरात में राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के नेताओं की भाजपा से मिलीभगत का आरोप भी लगाते हुए उन्हें कड़ी नसीहत दे डाली थी। राहुल ने ऐसे संदिग्ध नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाने से परहेज न करने की बात भी कही। स्पष्ट है कि किसी भी संभावित हार की स्थिति में पार्टी ने अपना रुख पहले से ही तैयार कर लिया, जिसमें हार की आंच किसी भी तरह नेहरू गांधी परिवार पर नहीं पड़ने दी जाएगी। याद कीजिए कि 1962 में चीन से युद्ध हारने का जिम्मेदार तत्कालीन रक्षा मंत्री वीके कृष्ण मेनन और सैन्य नेतृत्व को बताया गया और नेहरू को उसकी तपिश से बचने का हर संभव प्रयास किया गया। इसके उलट 1971 में बांग्लादेश मुक्त संग्राम में विजय का पूरा श्रेय इंदिरा गांधी के खाते में गया। जब 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की ऐतिहासिक पराजय हुई, तो उपाध्यक्ष रहे राहुल गांधी ने इस्तीफे की पेशकश कर दी, जिसे एक स्वर से ठुकरा दिया गया। असल में जिस संगठन में जब बॉस इज ऑलवेज राइट का चलन होगा, तो उसकी चाल बिगड़ने से भला कौन रोक सकता है। राजनीतिक इतिहास यही दर्शाता है कि कांग्रेस स्वयं में सुधार की क्षमता पूरी तरह खो चुकी है। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि दोष सिर में है, लेकिन पार्टी इलाज पैर का करना चाहती है। अब जब वोटिंग मशीन पर लांछन लगाना काम नहीं आ रहा, तो कांग्रेस आलाकमान ने अगली किसी आशंकित हार के लिए अभी से ही बलि का बकरा खोजने की कवायद शुरू कर दी है। आजादी के तत्काल बाद से ही जातीय और सांप्रदायिक वोट बैंक के आधार पर कांग्रेस ने देश में लंबे समय तक शासन किया। हालांकि उसे 1952 में देश में सिर्फ 45% वोट ही मिले। वो कभी 50% तक भी नहीं पहुंच पाई। नेहरू गांधी परिवार के शीर्ष नेताओं को पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने अपना ऐसा मसीहा मान लिया, जिसकी आलोचना मानो इशरिंदा जैसी हो। ये कोई नई बात नहीं है, इसलिए अपनी कमी का दोष अपने दल के कार्यकर्ताओं, नेताओं तथा अन्य लोगों पर मढ़ना उसकी मजबूरी है। राहुल गांधी जब सार्वजनिक रूप से अजीबोगरीब बातें करते हैं और उस कारण उनकी और पार्टी की किरकिरी होती है, तो उसका दोष राहुल के वैचारिक सलाहकारों पर मढ़ दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका द इकोनॉमिस्ट ने 2012 में लिखा था कि राहुल गांधी दुविधाग्रस्त और अगंभीर नेता है। इसके बावजूद हर कोई राहुल गांधी को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है। लगता है कांग्रेस ने अपनी स्थिति का आकलन करना भी बंद कर दिया, जो पार्टी के पतन का एक प्रमुख कारण बना हुआ है। एक समय देश के बड़े हिस्से पर शासन करने वाली कांग्रेस भ्रष्टाचार के आरोपों से अपनी साख खोती गई, लेकिन पार्टी ने कभी इसे गंभीरता से नहीं लिया। स्वतंत्रता के बाद से ही मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति की समीक्षा करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। 2014 के चुनाव में मानमर्दन के बाद हार के कारणों की समीक्षा के लिए गठित एंटनी समिति ने अपनी पड़ताल में पाया था कि मुस्लिमों की ओर झुकाव का पार्टी को भारी खामियाजा भुगतना पड़ा। इसके बावजूद यही लगता है कि कांग्रेस ने उससे कोई सबक नहीं लिया। अब कांग्रेस की अपनी दम पर मात्र 3 राज्यों में सरकार है और ऐसे ही एक राज्य कर्नाटक की सरकार ने ऐलान किया कि सरकारी ठेकों में मुस्लिम ठेकेदारों को आरक्षण दिया जाएगा। इस पर भी बहस शुरू हो चुकी है, लेकिन कर्नाटक का मामला यही रेखांकित करता है कि कांग्रेस इस पहलू की कोई परवाह नहीं करती। आंतरिक सुरक्षा से जुड़े कुछ मुद्दों पर भी उसका रवैया उससे संदिग्ध बनाता है। पार्टी देश के बदलते मानस और राजनीतिक परिदृश्य पर होते परिवर्तन को समझ नहीं पा रही और अपना जनाधार
एवं प्रासंगिकता खोती चली जा रही है। बलिया में समाजवादी शिक्षक सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और स्कूल मैनेजर जनार्दन यादव ने 10वीं की छात्रा से रेप किया। मामला भीमपुर थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक 1 मार्च 2025 को पीड़िता का गणित का पेपर था। छात्रा के चाचा ने बताया कि जनार्दन ने प्रश्न पत्र समझाने के बहाने उसे स्कूल परिसर में एक कमरे में ले जाकर दुष्कर्म किया। बाद में जान से मारने की धमकी दी। परीक्षा के बाद घर लौटी छात्रा डरी सहमी थी। परिवार के पूछने पर उसने आप बीती सुनाई। इस मामले में रविवार 16 मार्च को पीड़िता के चाचा ने थाने में शिकायत दी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और जनार्दन यादव को गिरफ्तार कर लिया। थाना इंचार्ज मदन पटेल ने बताया कि रेप और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है, जांच जारी है। वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव रोजा इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। इसका आयोजन सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चंद की ओर से किया गया था, जिसमें अखिलेश यादव ने धर्मगुरुओं के साथ बैठक कर खजूर का रोजा इफ्तार किया। इस आयोजन के जरिए राजनीतिक और हिंदू मुसलमान एकता का भी संदेश देने की कोशिश हुई। वहीं इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। अखिलेश ने सीएम योगी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि 80 और 20 बोलने वाले योगी नहीं हो सकते। योगी वस्त्र से नहीं विचार से होता है। दरअसल रमजान के दिनों में रोजा इफ्तार पार्टी का एक विशेष महत्व है। इस पार्टी के जरिए राजनीतिक और धार्मिक एकता के संदेश दिए जाते हैं। राजनीति में भी रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन भी खूब चर्चा होती है। इसी कड़ी में सोमवार को सपा प्रवक्ता और अखिलेश यादव के करीबी माने जाने वाले फखरुल हसन चांद की ओर से रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन हुआ, जिसमें सपा मुखिया अखिलेश यादव के अलावा सपा नेता राम गोविंद चौधरी, जस्मीन अंसारी समेत हिंदू मुसलमान धर्म के धर्मगुरु शामिल हुए थे। इस दौरान सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सीएम योगी से लेकर बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी हमेशा नफरत फैलाने की कोशिश करती रही है। अगर आप विवेकानंद का इतना सम्मान करते हैं तो आपको शिकागो में दिए उनके भाषण के बारे में सोचना चाहिए। अपने भाषण में उन्होंने कहा था कि हम ऐसे देश से ताल्लुक रखते हैं जहां हर धर्म को सार्वभौमिक स्वीकृति प्राप्त है। ये भारत की संस्कृति है, उन्हें इतिहास में झांकना चाहिए। साथ ही अखिलेश ने कहा कि 80-20 बोलने वाले योगी नहीं हो सकते। 80-20 का मकसद हिंदू मुसलमान कराने का है। अगर ऐसा है तो वो योगी नहीं है। योगी वस्त्र से नहीं बल्कि विचारों से होता है। अखिलेश यादव ने कहा कि योगी वही जो दूसरों का दुख अपना दुख समझे, माया में रहकर माया से दूर रहे, गुस्सा ना आए और नफरत फैलाने की बातचीत ना हो, वही योगी होता है। इसके साथ ही सपा मुखिया ने कहा कि यह सरकार 30 मार खां सरकार है। प्रयागराज में 1000 लोगों ने अपने विचार के खोए हुए लोगों के पोस्टर लगाए। बीजेपी ने एंग्लो इंडियंस का कोटा लोकसभा में और विधानसभा से खत्म कर दिया। किसानों के लिए काले कानून लाए थे, किसानों की जान चली गई। उसके बाद इन्हें काले कानून वापस लेने पड़ गए थे। उत्तराखंड में हम और आप जमीन नहीं ले सकते, ऐसे कानून बन रहे हैं। नोटबंदी के कारण कई और जान चली गई। नोटबंदी के बाद भ्रष्टाचार बढ़ गया।